अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य होता है क्या है। देखिए, क्रय मूल्य होता है जो वस्तु का आपका उत्पादन लागत मूल्य होता है, यानी हमारा अगर सामान का दाम हो जाएगा 100, और अंकित मूल्य उसे कहते हैं जो हम लोग उस पर प्रिंट करते हैं, जो उस पर छापते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु का सामान का दाम 100 रुपया है और हम उसको प्रिंट करके बना देते हैं 120 रुपया, तो जब भी हम ग्राहक को छूट देंगे वो हमारा अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाएगा। नहीं, उसको तो क्रय मूल्य पता नहीं कि वास्तव में क्रय मूल्य है क्या, क्योंकि वो तो प्रिंट आउट ही देखेगा, यानी जो प्रिंट है, जो उस पर प्रिंट है कोई भी वस्तु पे, प्रोडक्ट पे, उसी को देखेगा, यानी उसी पे हम लोग छूट देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे हमारा कोई वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित किया जाता है, यानी हमारा क्रय मूल्य जो था 100 था, हमने उसको अंकित कर दिया है कितना, 40% अधिक, यानी 140 हमारा हो गया। ठीक है, 140 हो गया है। अब हमने अभी भी आपको बताया कि हम जब भी छूट देंगे अंकित मूल्य पे छूट देंगे, तो अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, यानी 140 का 20% निकाल लीजिए, जितना होगा घटा दीजिएगा। 140 का 20% निकालिए, 0 0 0 0, 14 दूना 28, यानी 28 रुपये का छूट हो जाएगा। यानी 140 का वस्तु था, अगर 28 रुपये छूट दे के बेचा जाएगा तो ग्राहक आपको 112 रुपया देगा। हमने अभी देखा कि हमारा वस्तु का क्रय मूल्य माना था हमने 100 रुपया, अभी भी देखिए 100 का सामान 112 में बिक रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे रुपया में कितने का लाभ हो रहा है, तो हमारा रुपया में हो रहा है 12 रुपये का। परसेंटेज में बताना है तो बटा में आ जाएगा हमारा वस्तु का लागत मूल्य यानी 100, और परसेंटेज में बताना है 100 से गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए, यानी 12% हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ लिख रहा है आपका, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ए कामा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन में करते हैं, तो बताना है ए और सी मिलकर उसे कार्य को कितना दिन में करेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोग हर एक प्रश्न का जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए लगाते हैं इसको। 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन, हम ऐसे हर सीरीज में अपने क्वेश्चन कराते हैं, तो आप लोग जरूर जान गए होंगे कैसे हम लोग कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे, यानी एलसीएम लेकर हम लोग टोटल कार्य देख लेंगे। 12, 24, 36, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 12 से। देखिए 12, 24, 36 के एलसीएम हमारा टोटल हो जाएगा 72 को कार्य। क्षमता निकालते हैं, 12 से 72 में भाग देंगे, यानी कुल कार्य में दिनों से भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है। तो 12 छक्का 72 रेशियो, 24 तिहाई 72 रेशियो, 36 दूना 72, तो हमारा क्षमता आ गया है 6, 3, 2। टोटल कार्य हमारा 72 है। अब आपसे बोला गया है ए और सी मिलकर, तो ए और सी का क्षमता जोड़ लीजिए आप, यानी ए का क्षमता है 6, और सी का क्षमता है 2, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8, यानी 72 में आप डिवाइड कर दीजिए, आपके आंसर सामने होगा 72 भागा 8। 8 से कटाएंगे 8 9 72, यानी 9 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। किसी संख्या में 12.5% वृद्धि करने पर वह संख्या 450 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए वास्तव में क्या था। तो देखिए, कोई भी संख्या अगर होगा उसमें वृद्धि हुआ है तो 450 हो गया है, इसका मतलब ये है कि जब भी वो संख्या का आंसर हमारा आएगा 450 से बिल्कुल ही कम ही आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई संख्या हम मानते हैं, जैसे में 100% अगर आप में मानते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बढ़ाया गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे 12.5% का वृद्धि कर दीजिए। तो अभी आपने पीछे देखा है लाभ हानि में कि 100 का सामान है 20% अधिक करके बेच रहा है तो 120 आ रहा था, 100 का सामान है 30% अधिक करके बेचेंगे तो 130 आ रहा था। उसी तरह सेम यहाँ पे पैटर्न लागू होगा। हमारा कोई भी संख्या होगा अपने आप में 100%, 12.5% की वृद्धि करते हैं इसमें, तो प्लस 12.5% जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी परसेंटेज में है ये भी परसेंटेज में है, जोड़ लीजिए तो हो जाएगा हमारा 112.5% वास्तव में ये वृद्धि हो गया। अब संख्या कितना बढ़ा है वास्तव में, जो था पहले जो थी, यानी 112.5% बराबर हम लोग दिखा सकते हैं 450, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज का मान ऊपर जाएगा, यानी 450 इस तरह हो जाएगा। देखिए 450 गुणते 100 और बटा में 112.5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो दे देंगे, यानी 10 का। अब कटाइए इसको, 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10 और फिर 50 25, 5 से कटा दीजिए इसको 2। देखिए 45 से कटेगा, 45 पाँच ही होता है 225, ठीक है। और 5 से इसको कटा दीजिए 20,
यानी 20 दूना के 40 और एक ये जीरो था हमारा, 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बताया था आपको कि जब भी आंसर आएगा हमारा 450 से कम आना चाहिए, तो हमारा सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 3 संख्याएं 1:4:2 के अनुपात में, यानी अनुपात का यह प्रश्न है। यदि उनका औसत 42 है तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। तो औसत का एक ही फॉर्मूला है, कुल पदों का योग बराबर कुल पदों की संख्या। हमने आपको कई बार रिपीट करा दिया है, कुल योग अब बटा में कुल संख्या होता है। औसत का हर एक ही पे लग जाएगा, कैसा भी सवाल आएगा। तो सबसे पहले योग हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत दिया है हमारा 42, एक्स हम निकालते हैं एक्स, और बटा में संख्या कितनी है 1 2 3, यानी 3 से यहाँ पे ये कर दीजिए। अब कुल योग हमारा निकल के आ जाएगा, एक्स का वैल्यू देखिए निकल जाएगा, 3 दूना के 6 और 4 3 12। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 गो संख्या का योग हमारा है 126, और वो संख्याएं दे रखा है आपको 1:4:2 के अनुपात में। अब इसको लगाते हैं, तो अनुपात में दिया है, ये भी मिलके योग मिलके बना हुआ है, तो हम भी योग कर लेते हैं। 4 2 6 1 7, 7 बराबर 126। तो एक का पहले वैल्यू हम लोग निकालेंगे, भाग दीजिए, 7 एकम 7, बचा यहाँ पे 5, और 7 8 56, यानी 1 18 आ गया हमारा, एक का वैल्यू 18। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो देखिए जो अनुपात में व्यक्ति बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ा होगा। तो 1 बराबर हमारा 8 आएगा, तो 4 में गुणा कर दीजिए क्योंकि अनुपात में हमारा सबसे बड़ा है। तो 18 चौक 72, तीनों संख्या पूछा होता तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 18 दूना 36, ये तीनों संख्याएं थी। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 6400 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ना निकालकर हम लोग क्या करेंगे कि दर में ही अंतर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालते हैं कि ब्याज आखिर में वास्तव में होगा कितना। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, आर इंटू टी, यानी रेट और समय से गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणते 2, 10 दूना के 20% हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं 2 साल का, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज इस फार्मूला पे निकालेंगे, जो एकल बट्टा दिया जाता है ए प्लस बी प्लस ए गुणते बी बटा में 100, इस पे हम लोग 2 साल का निकल जाएगा। निकालते हैं इसको, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणते 10 बटा में 100, 0 0 0 0 इसका हो जाएगा, यानी 10 10 20, अब प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 21, यानी सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 21%, और एस आई अभी आपने देखा 10 गुना के हमने 20 किया था। तो हम लोग अंतर बताना है ब्याज में, तो हम लोग परसेंटेज का ही ब्याज में अंतर लेते हैं और उतना हम मूलधन का निकाल देंगे। यानी 21 से 20 घटा लीजिए, कितने का अंतर है 1% का, यानी 6400 का आप सिर्फ 1% निकाल दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 6400 गुणते 1%, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 सटेगा, यानी 100 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 00 से 00, 64 में 1 का गुणा करेंगे 64 ही होगा, यानी 64 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यह ट्रेन से संबंधित प्रश्न होगा। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी प्रति घंटा से चल रही है। इसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब ट्रेन और नाव, देखिए ट्रेन और नाव दोनों एक ही जैसा सवाल होता है। तो ट्रेन जब भी जाएगी, अगर इस दिशा में जा रही है, आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो आपका चाल में से ट्रेन की चाल घट जाती है, यानी ट्रेन की चाल में से आपका चाल घट जाएगा। जब एक ही दिशा में आप लोग जा रहे होंगे तब ऐसा होगा। जब विपरीत दिशा से, जैसे में कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो इस दिशा में क्या होता है कि दोनों चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी प्रति घंटा से चल रहे एक व्यक्ति को 12 किमी जो जा रहा है उसको ट्रेन कितने देर में पार करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चाल घटाएंगे, काहे कि एक ही दिशा में जा रहा है। 54 से 12 घटा लीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ से 5 में से 1 जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब इसको हम लोग समय बताना है, तो जब भी, तो समय सिर्फ आदमी के तो कोई लंबाई होगा नहीं, वो ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी, यानी 280 को ही पार करेगी। देखिए 280 बटा में
हमको समय बताना है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। हमारा चाल भी हमें पता चल गया कि 42, क्योंकि हमारा ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल घट जाएगा, 42 से भाग दे दीजिए। लेकिन डायरेक्ट भाग नहीं देंगे क्योंकि मीटर में है और ये हमारा किमी प्रति घंटा में, इसको भी बदलते हैं 5/18 से। 18 जैसे ही करेंगे ऊपर चला जाएगा। अब कटा दीजिए, 7 से कटाइए, 7 से 7 छका 42, 7 चौक 28। फिर कटाइए 5 से 5 8 40 और 6 से कटा दीजिए 6 3 18, 8 3 के 24, यानी 24 सेकेंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 सेकेंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग याद करिएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार वीडियो को रोके और धीरे करके देखे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रोमन संख्या को दर्शाता है? देखिए, अगर आप लोग रोमन पढ़े होंगे संख्याओं को, जैसे 3 4 में ही पढ़ाया जाता है ये सब रोमन, आखिर ऐसा लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो x होता है उसका अर्थ होता है 10, और ऐसे हम लोग लिख देंगे तो ये हमारा 10 से 1 कम है, यानी 9 इसको पढ़ेंगे, सॉरी 11 पढ़ेंगे, और उसको 1 पाई इधर कर देंगे तो इसको हम लोग 9 पढ़ेंगे। तो देखिए 10 10 20, और इसको अभी बोला हूँ 10 से पहले अगर पाई डंडी होगा तो उसको 1 कम पढ़ेंगे 10 से, यानी 9 पढ़ेंगे। जोड़ लीजिए 20 9 29, यानी हमारा 20 स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये फेस्टिवल है हार्नबिल महोत्सव। तो दोस्तों हार्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड का बहुत ही फेमस महोत्सव है। देखिए ऑप्शन में तो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, मिस्टेक हो गया लिखने में। नागालैंड आप लोग याद करिएगा। नागालैंड का ये बिल्कुल फेमस महोत्सव है। देखिए त्रिपुरा से आप लोग याद करिएगा कि महोत्सव मनाया जाता है खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा। मिजोरम से चापरकूट, असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद करिएगा बिहू फेस्टिवल असम में। हमने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया है। खर्ची पूजा त्रिपुरा, मिजोरम, चापरकूट और नागालैंड जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है हार्नबिल महोत्सव कहाँ, तो नागालैंड आप लोग टिक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? अर्थ डे जिस दिन मनाया जाता है पूछा गया है, इस साल अभी जो मनाया गया है। तो देखिए पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर वर्ष मनाया जाता है तो उसका थीम रखा जाता है। तो 2024 का थीम क्या था आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 2024 का हमारा थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कन्नौज, इसको हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध। तो सबसे पहले देखिए कन्नौज की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो कब हुई है तो आप लोग याद करिएगा, डेट भी 1540 को हुआ है। 1540 से इसमें कन्नौज की लड़ाई हुई थी, यानी बिलग्राम का युद्ध। तो इसका हुआ था हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था कन्नौज की लड़ाई। चौसा का भी युद्ध हुआ था 1539 में, इन्हीं लोगों के बीच में, हुमायूं और शेरशाह, जिसमें हुमायूं दोनों ही युद्ध में पराजित हो गया था शेरशाह द्वारा। ठीक है, देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया है 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक 13वीं सदी का स्मारक है, यानी 13वीं सदी में कौन सा एक स्मारक बनाया गया है? तो दोस्तों 13वीं सदी का एक स्मारक है सूर्य का कोणार्क मंदिर, यानी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम ने बनाया, आप लोग याद करिएगा। गंग वंश के एक शासक थे नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने ही इसका निर्माण किया है। कहाँ पे है सूर्य का कोणार्क मंदिर? तो उड़ीसा में। ठीक है, ताजमहल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में चालू हुआ था और 1648 में जाके पूरा हो गया था। अगर पूछा जाए कौन सदी में बना था तो आप बताइएगा 17वीं सदी में बना है, क्योंकि 1632 चल रहा है, यानी 17वीं सदी चल रही है। ठीक है, बुलंद दरवाजा आप लोग दिख रहे होंगे, ये अकबर ने बनाया है। गुजरात पे जब विजय हुआ था तो उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनाया है। कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में, आप लोग याद करिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा? तो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में स्थित है।
इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग याद करेगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 नंबर, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर आपको कपास फसल उगाना है तो आप कौन सी मिट्टी पे सर्वाधिक उपयोग हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हमारा काली मिट्टी, यानी हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी का एक अन्य नाम है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा कि रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही हम लोग कहते हैं। काली मिट्टी अगर आपको देखना है तो महाराष्ट्र में आपको दिखेगा सबसे अधिक, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम लोग मिट्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए लेटराइट मिट्टी, ये चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है, चाय। ठीक है, आप लोग याद करिएगा लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए गेहूं और जो हमारा धान होता है, गेहूं और चावल जो होता है सबसे अधिक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी फैली हुई, तो हमारा जलोढ़ ही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग जलोढ़ करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? यह हम लोग का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो दोस्तों वंदे मातरम जो गीत है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896, यानी बी हमारा आंसर सही होगा, आप लोग याद करेगा। तो 1896 में एक व्यक्ति थे रहमतुल्लाह सैनी, इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आप लोग याद करिएगा। कांग्रेस की अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्षों में अलग अलग व्यक्तियों ने अध्यक्षता किया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है 1896 में किस व्यक्ति ने अध्यक्षता किया है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा रहमतुल्लाह सैनी। ठीक है, इन्हीं के शासन यानी कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले हमारा राष्ट्रगीत है जो वंदे मातरम गाया गया है। देखिए वंदे मातरम गाने का सही समय हमारा 65 सेकेंड, यानी कहें तो सिंपल भाषा में 1 मिनट 5 सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन अधिनायक है, इसका गाने का सही समय हमारा 52 सेकेंड। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो हमारा नेशनल एंथम है। देखिए 1917 को देखते हैं। 1917 में कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट। आप लोग याद करेगा, एनी बेसेंट जो है सबसे पहली महिला है जो कांग्रेस की अधिवेशन की थी। कहाँ पे की थी? तो ये कलकत्ता, आप लोग याद करेगा, कलकत्ता में ही 1917 में सबसे पहले एनी बेसेंट महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 1925 में की है। कौन? सरोजिनी नायडू, जिसे हम लोग भारत का कोकिला कहते हैं। भारत का कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। 1925 में कानपुर का अधिवेशन की थी, आप लोग याद करेगा, कानपुर का अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, समवर्ती सूची का विचार संविधान में किस देश से लिया गया है? तो देखिए हमारा संविधान जो है, हमारा भारत का जो संविधान है वो कई देशों से मिलकर बना है। तो आपसे पूछा गया समवर्ती सूची का संविधान से किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका से मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो रूस, रसिया। ठीक है, रूस टिक करिएगा। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कनाडा से क्या लिया गया है, बताएं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, कनाडा से हमारे देश संविधान में क्या लिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, पौधों में फ्लोएम उत्तक किसके लिए जिम्मेदार है? यह साइंस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों पौधों में जो फ्लोएम उत्तक है वो भोजन के लिए जिम्मेदार है, यानी पौधा जब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसेंसिस जो होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसी उत्तक के कारण पौधों में ऊपर से नीचे तक यानी भोजन हमारा आता जाता रहता है। पौधे दिन में हमेशा खाना बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, रात में कभी खाना नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और जल, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा सब चीज़ पौधों के पास उपलब्ध है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सिर्फ आपको दिन में ही मिल सकता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण जब भी यानी पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम उत्तक हमारे जो पौधे हैं उनके खनिज पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ को पहुंचाने में, यानी सभी प्रकार के, यानी सभी पौधों में, यानी पत्ती हर एक जड़ में पौधे को यहाँ खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम उत्तक। जाइलम यानी जल पहुंचाने के लिए, आप लोग याद करिएगा, जाइलम भी उत्तक होता है हमारे ये पौधों में। ये जल का परिवहन करता है, यानी जल को ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है, यानी जहाँ पे ज़रूरत होगा, जिस तना को ज़रूरत होगा
उसको हमारा फुले मुंह तक जल ले जाके दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में गलत जोड़ों का पहचान करें। इसमें से 4 में से 3 आपका सही होगा, गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही बताया है। ये कब किया गया हम आपको बता रहे हैं 1875 में। कहाँ पे? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई आप लोग याद करिएगा, मुंबई में हुआ है 1875 में दयानंद सरस्वती। इसमें बताया गया है ये सब जो देवी देवता के बारे में निंदा किया गया, यानी इसका पूजा नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग देवी देवता जैसे शंकर, तुलसी ऐसा बताया गया है, यानी इसका कोई प्रमाण नहीं है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी निंदा किया है। ठीक है, आर्य समाज एक पुस्तक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सही है 1828 में। कहाँ पे? 1828 कोलकाता, आप लोग याद करिएगा, इसको भी कोलकाता स्थान पे हुआ है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राय फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज 1773, याद करिएगा इसको भी। सॉरी 1873 है, 1773 नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा राय फुले, जबकि आपको दिख रहा होगा इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही आंसर हमारा सही होगा, यानी ये गलत लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा गया है, इसीलिए हमारा आंसर सही होगा यहाँ पे। बचपन बचाओ आंदोलन, ये भी सही है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा। यानी इसमें से तीनों ये सही था, तो गलत जोड़ा का पहचान करना था, तो हम इसको ट्रिक करेंगे सी। ठीक है, अगला प्रश्न होगा हमारा 17 नंबर। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यानी पूरे वर्ल्ड भर में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, जैसे हम लोग जो दूध पीकर अच्छे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, उसके लिए दूध में उत्पादन करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। यानी दूध की और हम लोग उत्पादन करें, यानी भैंस पालें, गाय पालें, इसको हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। तो 1 जून हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 21 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड योगा दिवस मनाया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही चालू किया गया 2014 में। यूएन जो हमारा अमेरिका में जाके इन्होंने बताया था कि देखिए शरीर के लिए हमारा सबसे फायदेमंद होगा तो योग दिवस चालू किया जाए, तो 2015 से मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इसका जो मनाया गया था 2015 में वर्ल्ड योग दिवस मनाया गया था 21 जून को। तो आप लोगों से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा 2024 में कौन सा नंबर का योग दिवस मनाया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गिन भी सकते हैं, 2015 से चालू हुआ है और 2024 तक आना है, आप लोग गिन के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जैसे जैसे हमारे देश में, जानते हैं आप सभी लोग, जो भारत है हमारे से पहले सोने की चिड़िया थी। जैसे जैसे अंग्रेज आए धीरे धीरे लूटते गए, लूट कर यहाँ से धन को सारे अपने देशों में लेते गए। ठीक है, तो उस समय जगह जगह समय समय पे अंग्रेज अच्छे भी होते थे और बेकार भी होते थे, तो अलग अलग समय पर अलग अलग उन्होंने नियम पारित किया है। तो यही एक प्रकार का नियम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप लोग को बताना है कब ये पारित किया गया है। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में पारित किया गया है। कौन सा गवर्नर जनरल था? तो आप लोग याद करिएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, देखिए 1784 में पारित हुआ है पिट्स एक्ट। ठीक है, पिट्स एक्ट आप लोग याद करिएगा 1784 में। इसके शासन किसके शासनकाल में? तो ये हमारा वारेन हेस्टिंग ही था। 1935 ये भारत रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी भारत जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा संविधान में लिया गया है, संविधान में जो भी आर्टिकल, ये उसी समय, यानी भारत का जो असली मुख्य रूप से जो ढांचा तैयार हुआ है ये 1935 के ही नियम पे आधारित है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 1935 में जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू हुआ था, जो नियम लागू हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद करिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। कौन? लॉर्ड वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल था। 1927 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सी नंबर में, ये 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, साइमन कमीशन। ठीक है, जिसने भारत ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति थे वो सारे ही अंग्रेज थे, यानी सभी लोग श्वेत व्यक्ति थे, भारत का किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसीलिए भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था, यानी साइमन वापस जाओ। तो 1927 में इसकी गठन हुआ था और 1928 में भारत आ गया था। इसी के विरोध में हमारे जो लाला लाजपत राय हैं, इनको लाठी लाठी मारकर उनकी हत्या कर दिए थे वो लोग, यानी इतना मार दिए थे कि वो बीमार पड़ गए थे। ठीक है, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्न में से किस शासक पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी? पोलो एक प्रकार का खेल है, तो पोलो खेलते वक्त ही वो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था उसका, यानी मर गया था।
तो आपको बताना है ये कौन सा शासक है, ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक जो है, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया है और 1290 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, 1290 तक इसका शासन काल चला है। 1206 से 1290 गुलाम वंश चला है, लेकिन इन्होंने कब से कब तक किया है, तो 1206 से 1210 तक। आप लोग याद करिएगा, 1206 से 1210 तक। उसके बाद गुलाम वंश का दूसरा शासक बना था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। उसके बाद और एक शासक बना था इसका दामाद, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर आई थी सबसे एकमात्र महिला जो है इतिहास में, रजिया सुल्ताना। ठीक है, आप लोग जरूर जानते होंगे, इन्होंने इसका शासनकाल जरूर पूछा जाता है। तो रजिया सुल्ताना जो है 1236 से 1240 तक शासन किया है। आप लोग याद करिएगा, कभी कभी इसका शासनकाल डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि रजिया सुल्ताना का शासनकाल क्या है। तो 1236 से 1240 यानी बिल्कुल 4 साल शासन किए हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का एक महान शासक है। आप लोग याद करिएगा, खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी किया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग जरूर याद करिएगा, यही अलाउद्दीन खिलजी है जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। आप लोग जरूर याद करिएगा, बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न होगा हमारा 19 नंबर। वायुयान उड़ाने का आदर्श किस मंडल में पाया जाता है? यानी जो जहाज उड़ाए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे ऊपर आसमान में, वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, समताप मंडल में जहाज उड़ाया जाता है। क्योंकि इस मंडल में आंधी तूफान जैसी घटना नहीं होती है, आंधी तूफान जैसी घटना नहीं होती, इसीलिए हम लोग इसमें आराम से जहाज को उड़ा सकते हैं। नहीं तो क्षोभ मंडल में अगर आप उड़ाएंगे तो आंधी तूफान जैसी घटना होगी, तो जिससे हमारे जहाज को नुकसान कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? कैलाश पर्वत, तो दोस्तों कैलाश पर्वत चीन में, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा, चीन में स्थित है। आप लोग को बताना है भारत की सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो हम लोग दोस्तों डेसिबल में मापते हैं। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, डेसिबल। देखिए, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। यानी विद्युत धारा का अगर आपसे पूछा जाए एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर। आप लोग याद करिएगा विद्युत धारा का। पदार्थ का एसआई मात्रक, यानी पदार्थ का एसआई मात्रक मोल है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की दूरी मापने का है। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर। आंखों से बीमारियों के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी अगर आपको आंख की बीमारी हुई है तो कौन सा विटामिन आप लेंगे तो सबसे आपको अच्छा फायदा करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब है ए, यानी विटामिन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग याद करिएगा, रेटिनाल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। देखिए, विटामिन शब्द का खोज यानी विटामिन का खोज फंक ने किया है, लेकिन आप लोग को बताना है विटामिन ए का खोज किसने किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। देखिए, विटामिन बी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी से सूखा रोग जिसे हम लोग रिकेटस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। दिए गए शब्द में कौन सा शब्द भिन्न है? तो आप लोग अगर ऑप्शन देख रहे होंगे तो देखिए इसमें सारे देश दिए गए और राजधानी दिया गया है। तो अगर राज्य या राजधानी आप लोग याद किए हैं तो जरूर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, ओटावा की राजधानी कनाडा बिल्कुल सही लिखा है। रोम की राजधानी इटली की राजधानी रोम बिल्कुल सही लिखा है। ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी कैनबरा बिल्कुल सही है। यानी पाकिस्तान ही गलत लिखा गया। देखिए, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, कराची जो है पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। तो हमारा आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी, करेक्ट। ठीक है, आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। किस आंदोलन से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? गांधी जी जो भारत के सबसे महान व्यक्तियों में आते हैं, भले ही वो शरीर में अच्छे खासे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी। तो दोस्तों गांधी जी जो आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, वो दांडी यात्रा शुरू की थी। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया है? तो 1930 में। आप लोग याद करेगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया है। इसी को हम लोग नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं, दांडी यात्रा। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया है।
ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को चालू किया। खिलाफत आंदोलन 1920-21, आप लोग याद करिएगा 1920 आता है और 1919 भी कहीं दिखा मिलता है आपको, तो आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, भागीरथी पर स्थित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भागीरथी पर स्थित है, आपको यह भी बता दिया गया है कि टिहरी बांध अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पे है तो आप लोग ट्रिक करेंगे भागीरथी। तो आपसे यहाँ पे पूछने का है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखिए टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा? टिहरी बांध। आप लोग जरूर याद करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हमारा हीराकुंड बांध है, वो महानदी पे स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप लोग याद करिएगा। देखिए टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, आप लोग याद करिएगा। सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो भांखड़ा नांगल बांध, भांखड़ा नागल बांध जो है सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, जो सतलज नदी पे स्थित है। ये जो हमारा क्वेश्चन होगा इस तरह पूछा जाएगा, टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो हमारा टिहरी बांध है, वो किस नदी पे है? भागीरथी। आप लोग जरूर क्वेश्चन को एक बार देखिए, ध्यान से सुनिए। आप लोग बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, उत्तराखंड में ही स्थित है राम झूला लक्ष्मण झूला किस स्थान पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। राम झूला लक्ष्मण झूला काफ़ी फेमस, ठीक है, घूमने वाला एक पर्यटक स्थल है, कहाँ पे है? हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये कहाँ पे है। 26 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? तो दोस्तों हमारा जो यूरोप और अफ्रीका ये महाद्वीप हैं, टोटल हमारे देश भर में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जाए तो हमारा है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 20, जिब्राल्टर। आप लोग याद करिएगा, जिब्राल्टर आंसर भाई सही हो जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे और क्वेश्चन रिलेटेड कर रहे हैं हम आपको, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि जुड़ी है? तो हमारा पाक जल संधि, आप लोग जरूर याद करिएगा, पाक जल संधि। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर, भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? सिंपल सा आपसे पूछा गया भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है, बताएं कमेंट बॉक्स में। भारत के लोकपाल इस समय कौन है, लोकपाल के अध्यक्ष? तो देखिए भारत में लोकपाल की जो है 2019 में इसको एक नया कानून बना के इसको पारित किया गया था। इसका कार्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी सही कार्रवाई करके उसको पारदर्शिता लाना। तो इस समय लोकपाल के अध्यक्ष हमारे हैं न्यायमूर्ति श्री एम खानविलकर, ठीक है। देखिए सबसे पहले लोकपाल 2019 में जब ये आया था पद, तो सबसे पहले बने थे पिनाकी चंद्र घोष। आप लोग जरूर याद करिएगा, पिनाकी चंद्र घोष सबसे पहले लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 28 नंबर, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपया तथा 6 वर्ष में 1,176 रुपया हो जाती है, तो आपको बताना है वह राशि क्या है। देखिए ये जो 10,650 और 11,076 रुपया ये मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन दिया गया है तो देखिए मूलधन जब भी आएगा ये हमारा कम आएगा, तो हम लोग लगाते हैं। देखिए 6 वर्ष में हुआ है ये कितना, 11,076 रुपया, और 5 वर्ष में कितना हो जा रही है, 10,650 रुपया। कुछ नहीं करना है, घटा दीजिए 6, 7 में से 5 घटेगा 2, 10 में से 6 घटा दीजिए बच जाएगा 4। यहाँ पे हमारा यानी इसको वर्ष में भी घटा लीजिए, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी 1 बराबर हमारा आ गया है 426, ठीक है, 1 बराबर आ गया है 426। तो हमको अब जिस पे लगाना होगा लगा लेंगे, यानी 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए इसको, 6 5 30, 3, 5 दूना के 10, 3 13 को 3 हाथ में लगा 1, और 5 चौ के 20, 1 21, यानी 2130 रुपया 5 साल में ब्याज मिलेगा। तो घटा दीजिए आपको आंसर मिलेगा, यानी 10,650 में से 2130 घटाएंगे, आपके आंसर सामने होगा 0। 5 में से 3 घटेगा 2, 6 में से 1 घटेगा 5, और 10 में से 2 घटेगा 8, यानी 85-20 कहाँ दिख रहा है आपको, सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। दर भी बताना होगा तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको ब्याज भी मिल गया है, मूलधन भी मिल गया है,
अब समय भी दिया है, दर निकाल सकते हैं, यानी मूलधन गुणते दर गुणते समय। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 58% मत पाकर 2560 मतों से विजयी घोषित हो गया, तो कुल मतों की संख्या बताना है। तो देखिए, जब भी इलेक्शन होगा तो उसमें 2 उम्मीदवार हैं, तो उसमें कोई एक जीतेगा और एक हारेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जीतने वाला उम्मीदवार परसेंटेज कितने पाया, तो ये 58% पाया है। तो हारने वाला उम्मीदवार, हमेशा 100 में आपका चुनाव होता है, तो हारने वाला 58, 100 में से 58 घटा लीजिए, यानी 42% हारने वाला पाया होगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर हमारा ऑटो में अंतर होगा, यानी परसेंटेज में हम लोग अंतर बराबर ऑटो में अंतर दिखा देंगे, यानी 58 से 42 का अंतर कर लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 16%। 16% का अंतर है, और ऑटो में हमारा कितना है 2560। अब परसेंटेज के लिए नीचे 100 हटा नीचे लगा दीजिए और 100 को वहाँ पे ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी बनेगा हमारा सवाल 2560 गुणते 100 बटा में 16। अब कटाइए, 16 से 16 का वर्ग ये कितना 256, यानी कटा दीजिए, यानी 16 से यानी गुणा कर देंगे, 16,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर। 2 चचेरे भाइयों की उम्र का योग 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु आपको बताना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो 2 भाइयों का उम्र का दिया है आपका उम्र 46 वर्ष, लेकिन बोला है कि 8 वर्ष जो पहले था बड़ा भाई की उम्र जो था वो छोटे भाई की दुगुना था, यानी छोटा भाई हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और एक बड़ा भाई, तो बड़ा भाई 2 होगा और छोटा भाई 1 हो जाएगा। लेकिन ये अनुपात कब था, तो 8 वर्ष पहले था, यानी 8 वर्ष दोनों में पीछे आएंगे, तो वास्तव में हमारा पीछे कितना आना पड़ेगा 16 वर्ष। 6 में से 6 0, 4 में से घटा दीजिए 3, यानी 8 वर्ष पहले उन दोनों का उम्र देखिए 30 वर्ष था, और अनुपात भी दे दिया है आपको हम लोग। अब सवाल बन गया है, यानी 8 वर्ष पहले अनुपात था 2:3, और 8 वर्ष पहले उन दोनों का उम्र का योग था 30 वर्ष। बस बनाते हैं, यानी 3 बराबर 30, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 का वैल्यू हमारा करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 10। अब पूछा है बड़े भाई की आयु बताइए, तो 2 संबंध 1 का अनुपात था, बड़ा भाई कितने का हो जाएगा 10 दूना के 20, ठीक है 20। लेकिन ये हम तो 8 वर्ष पीछे गए थे ना सवाल बनाने के लिए, तो वर्तमान में बताना है, तो 20 इसमें आप जोड़ दीजिए, सॉरी 8 जोड़ दीजिए, यानी 20 प्लस 8 जोड़ दीजिए, हो जाएगा हमारा आंसर 28। 28 वर्ष करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सुंदरवन काफ़ी फेमस उद्यान है, तो पश्चिम बंगाल, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन। ठीक है, आप लोग बताएं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि शांति की घाटी किस राज्य में स्थित है। शांति की घाटी किस राज्य में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए भारत में 3 प्रकार के मैनचेस्टर होते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और एक स्वयं भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का अगर आपसे मैनचेस्टर पूछा जाए तो हमारा कोयम्बटूर होगा। उत्तर भारत आपसे पूछा ही गया है कानपुर, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। आप लोग याद करिएगा, भारत का सिर्फ मैनचेस्टर पूछा जाए कहाँ पे है तो अहमदाबाद। मंदिरों का शहर मदुरई को कहा जाता है, आप लिख करिएगा आप लोग मंदिरों का शहर। 33 नंबर प्रश्न होगा, इंग्लैंड की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन, आप लोग को बताना है लंदन किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो है वो टेम्स नदी, यानी हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा टेम्स। पोटोमैक, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, आप लोग याद करेगा पोटोमैक, ठीक है, अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी, आप लोग बताएं इराक की राजधानी, देखिए हम आपको बता ही दे रहे हैं इराक की राजधानी बगदाद, ये किस नदी के आपसे पूछा जाए तो टाइबर नदी आप लोग ट्रिक करिएगा। बागमती
यानी किसके पास बसा हुआ है, तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी किनारे पर स्थित है, तो बागमती। आप लोग जरूर ट्रिक करिएगा। इसका हमारा आंसर सी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। शेर शाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का बचपन का नाम हमारा फरीद खां, यानी तो 34 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा, फरीद खां। सलीम देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम था, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। हमने सारे ही आपको बता दिया है, आप लोग याद करिए। सलीम, जहांगीर, नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद और सिद्धार्थ जो है महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा बुद्ध का है। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, महात्मा गांधी का नहीं। 35 नंबर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। आप लोग बताएं, दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी ऑपरेशन चालू किया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दूध उत्पादन के लिए 1970 हम आपको बता दे रहे हैं, 1970-71 में ऑपरेशन चालू किया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? अगला प्रश्न होगा हमारा 36 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन की बात किया गया है? यानी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? जैसे आप नॉर्मल आदमी हैं, चाहे कोई भी बड़ा आदमी बन जा रहे हैं, तो अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे राजा महाराजा आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। जैसे आप कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर उपाधि ले लिए हैं, तो आप लोग लगा सकते हैं डॉक्टर। ठीक है, लेकिन राजा महारानी जैसे राजा सुल्तान महारानी ऐसा कुछ नहीं लगा सकते हैं। भारत रत्न मिल चुका है तो ऐसा नहीं लिखेंगे, आपकी अपने नाम के आगे लिख देंगे भारत रत्न नरेंद्र दत्त, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है 36 में इसका वैध किया गया है, यानी अनुच्छेद हमारा 18 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। सारे ही को देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 हमारा नौकरी से संबंधित, यानी सबके लिए समान अवसर दिया जाएगा नौकरी में। अनुच्छेद 17 छुआछूत, ठीक है, छुआछूत। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता रखा गया है। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर। कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों कवकों का अध्ययन हमारा माइकोलॉजी में, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर भी हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में देखिए शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न होगा खाली 38 नंबर। मानव आहार में पालिश